मैं उस वक्त शदीद शौक के आलम में बैठी हुई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जो कुछ मैंने आज सुना था, मुझे उस पर यकीन ही नहीं आ रहा था। मेरी ज़िंदगी की इतनी बड़ी हकीकत के बारे में मुझे आज पता चला था। आज जब मैं 16 साल की हो गई थी तो मैं ये हकीकत जान पाई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस खबर को सुनकर क्या रद्द-ए-अमल दूँ। मेरी तो ज़िंदगी की हकीकत ही बदल चुकी थी और मैं उस वक्त एक बेनाम और निशान हैसियत के साथ खड़ी थी। मेरी माँ का बताया हुआ सच मेरे दिमाग में गूंज रहा था और मेरे इर्द गिर्द धमाके हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी ज़ात के परखच्चे उड़ रहे हों। ये हकीकत और ऐसी जालिम हकीकत, इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही ना था। मेरा नाम ज़ोया है और मैं इस वक्त 16 साल की हूँ। आज जो कुछ मुझे अपनी माँ से पता चला, उसके बारे में तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरी ज़िंदगी की इतनी बड़ी हकीकत मुझसे पोशीदा रही है। और अब जबकि मैं उसे जान चुकी हूँ तो ये सोचकर और परेशान हो रही हूँ कि आखिर मैं कैसा रद्द-ए-अमल दूँ। मेरी तो हैसियत ही बदल चुकी है, मेरा नाम बदल चुका है, मेरी पहचान बदल चुकी है। मेरे माँ बाप ने इतना अरसा मुझसे ये बात छुपाई, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। और मैं कैसे ना जान पाई कि आखिर मेरी हकीकत क्या है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। अपने घर में बहुत खुशनुमा ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत प्यार किया और बहुत मोहब्बत से पाला। मेरे मुंह से निकली हुई फरमाइशों को पूरा किया और जो कुछ मैं चाहती थी वो मुझे मिला। मैं बहुत खुश थी। बचपन से ही मैंने अपनी माँ और बाप दोनों का लाड प्यार देखा था और मुझे उसी लाड प्यार की आदत होती चली गई। मैं अपने माँ बाप से इतनी अटैच थी कि मुझे कभी किसी दोस्त की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं अपनी हर बात उनके साथ शेयर करती थी और उन दोनों ने भी हमेशा मुझे दोस्तों की तरह ही ट्रीट किया। वो हमेशा मेरी राय को अहम जानते, हर बात में मुझे अहम समझते। अम्मी अब्बू ने मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया। यही वजह थी कि उनके इतने लाड प्यार ने भी मुझे बिगाड़ा नहीं था, बल्कि मैं एक बड़ी मतवाज़िन शख्सियत की हामिल लड़की थी। अम्मी अब्बू ने अपनी सारी तवज्जो और मोहब्बत मेरे सलीके तरीके और मेरे अदब आदाब में उंडेल दी थी। इसी वजह से मैं हमेशा बहुत बाअदब रहती थी, कभी बदतमीज़ी नहीं करती थी और कभी बिला वजह नखरे नहीं करती थी। मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी और हमेशा अच्छे नंबरों से पास होती थी। अम्मी अब्बू मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। न जाने क्या बात थी जो मेरे बाद कोई और औलाद नहीं हुई थी और इसीलिए उनकी तवज्जो का वाहिद मरकज़ मैं ही थी। मैं इस हवाले से बहुत खुशकिस्मत थी कि मेरे माँ बाप ने मेरे साथ हमेशा दोस्तों वाला रवैया इख्तियार किए रखा। ज़िंदगी बहुत अच्छी और पुरसकून गुजर रही थी और अभी 1 साल पहले ही मैंने मैट्रिक बहुत अच्छे नंबरों से पास किया था और अब मैंने कॉलेज में दाखिला ले लिया था। अब्बू ने अपनी हैसियत से बढ़कर मुझे एक अच्छे कॉलेज में दाखिला करवाया था। उन्हीं दिनों में अम्मी की तबीयत कुछ बिगड़ गई। वो मौसमी बीमारी का शिकार हुई थी। पहले तो नज़ला ज़ुकाम खांसी की बदौलत उनकी हालत काफ़ी ख़राब हुई। फिर वो करीबी डॉक्टर से दवा लेती रही, लेकिन जब तबीयत नहीं संभली तो एक अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवाया। हस्पताल में कुछ टेस्ट करवाए गए तो पता चला कि अम्मी को कैंसर है। हमारे घर पर तो जैसे क़यामत टूट पड़ी। अम्मी की बीमारी के बारे में जानकर मैं तो जैसे ढह सी गई। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हो गया है। अम्मी की ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी और अम्मी को तकलीफ़ की वजह से बहुत ज़्यादा बेचैनी थी। अम्मी हर वक्त नढाल सी रहती। हस्पताल में कुछ दिन दाखिल होती, फिर वापस घर आ जाती। मैं अम्मी को देख देख कर रोती, लेकिन अब्बू मुझे हौसला देते। कहते कि बेटा अपनी माँ के सामने मत रोना, वरना उसकी भी हिम्मत टूट जाएगी। मैं अब्बू की बात समझती थी, इसीलिए खुद को हौसलामंद बनाती। लेकिन आखिर कब तक? कुछ देर के बाद फिर मेरा हौसला टूट जाता और मैं खुद पर ज़ब्त करते करते भी रो देती। उन्हीं दिनों में जब अम्मी की हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, चूँकि अम्मी का कैंसर आखिरी स्टेज पर ही पता चला था। अगर पहले पता चलता तो शायद इलाज मुमकिन हो जाता, लेकिन आखिरी स्टेज पर आकर इलाज मुमकिन नहीं था। डॉक्टरों ने सिर्फ सकून आवर अद्वियात और दुआ के सहारे ही छोड़ दिया था। अम्मी घर पर ही थी और हर वक्त मुझे अपने साथ लगाए रहती। एक दिन अम्मी और अब्बू दोनों बहुत परेशान से बैठे हुए थे और जब मैं भी उनके पास ही मौजूद थी, अचानक अम्मी ने मुझे अपने पास बिठाया। मेरा हाथ थाम कर मुझे कहने लगी कि बेटा, मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ।
مجھے امید ہے کہ تم میری بات کو سمجھو گی اور اس کی حقیقت جان لو گی۔ میں نے امی سے کہا جی کہیے، میں کیوں نہیں آپ کی بات کو سمجھوں گی۔ میں نے امی کو دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ پھر امی نے مجھے جو کچھ بھی بتایا وہ سب سن کر تو میری روح کے پرخچے اڑ گئے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھ سے ہلکی اور کم حیثیت کسی کی بھی نہیں ہے۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے امی کی طرف دیکھتے ہوئے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں لیٹتے ہوئے میں ان سب باتوں کو سوچنے لگی جو امی نے مجھے کہی تھی۔ امی نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا آج سے 16 سال پہلے کی بات ہے، جب میری شادی کو 8 سال ہو چکے تھے، میری کوئی اولاد نہیں تھی۔ میں نے اولاد کے لیے کیا کیا علاج نہیں کروایا۔ میں نے ہر فقیر، ہر دم درود والا، ہر ڈاکٹر پر، ہر جگہ پہ یہ علاج کے لیے پتہ کروایا، لیکن میرا علاج ممکن نہیں ہو سکا۔ سب یہی کہتے تھے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، بس اللہ کی طرف سے دیر ہے، لیکن وہ دیر مزید دیر میں بدلتی جا رہی تھی۔ میں بہت نا امید ہو گئی تھی اور مایوسی سے اللہ سے فریاد کرتی۔ لوگ بار بار میرے زخم ادھیڑتے، مجھ سے بچے کے بارے میں پوچھتے رہتے، لیکن میں ان کا منہ دیکھتی رہتی۔ مجھے سمجھ میں ہی نہ آتی کہ میں انہیں کیا جواب دوں۔ اس بات نے میرے اندر بہت مایوسی پیدا کرتی تھی اور میں ہر وقت پریشان اور روتی رہتی تھی۔ مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تمہارے ابو بھی مجھے دیکھ کر پریشان ہوتے رہتے۔ پھر ایک دن ہم ہسپتال میں جب چیک اپ کے لیے گئے تو ڈاکٹر نے یہی کہا کہ ابھی آپ کو کچھ وقت انتظار کرنا پڑے گا، اللہ خود ہی اپنا کرم کر دے گا۔ ڈاکٹر کے کمرے سے میں بہت مایوسی سے باہر نکلی تو دیکھا کہ سامنے ہی گائنی کا وارڈ تھا اور وہاں پر کئی عورتوں نے بچے جنم دیے ہوئے تھے۔ میں بے اختیار اس وارڈ کی طرف بڑھ گئی اور ایک ایک بچے کو چھو کر دیکھنے لگی۔ میں تھوڑا آگے آئی تو دیکھا کہ ایک بیڈ کے اوپر ایک بچی آنکھیں موندے سو رہی تھی۔ گلابی کمبل میں لپٹی ہوئی وہ بچی مجھے اتنی اچھی لگی کہ بے اختیار میں نے اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا، اور پھر نہ جانے مجھے کیا ہوا، میں اسے اسی طرح اٹھا کر باہر لے آئی۔ تمہارے ابو نے جب یہ دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے، جبکہ میں نے انہیں کہا کہ اب چلیں یہاں سے، فوراً چلیں، میں یہ بچی واپس نہیں کروں گی۔ نہ جانے اس وقت میرے اندر وہ کیسی شیطانی طاقت آ گئی تھی جس نے مجھے اس بچی کو چرانے پر مجبور کر دیا، اور میں اسے ہسپتال سے لے کر باہر آ گئی۔ میں نے یہ بھی نہ سوچا کہ میں اس کی ماں کو اس کی بچی سے، اس کی اولاد سے محروم کر رہی ہوں۔ میں نے یہ بھی نہ سوچا کہ وہ بچی اپنی ماں سے دور کیسے رہے گی۔ میرے دل میں کوئی خیال نہیں آیا، اور خیال تھا تو صرف اس بات کا کہ وہ بچی اب میری تھی اور میرے پاس تھی۔ میرے شوہر نے بھی میری حالت دیکھتے ہوئے اس وقت میری مدد کی، فوراً مجھے ہسپتال سے لے کر نکلے۔ میرے دل میں وسوسہ تو تھا کہ شاید کسی طریقے سے وہ لوگ مجھ تک پہنچ جائیں، لیکن نہ جانے اس وقت ہسپتال میں کیمرے نہیں تھے یا کیا بات تھی۔ قدرت نے میرا پردہ رکھنا تھا، مجھ تک کوئی نہیں پہنچا، لیکن میں نے ٹی وی پر دیکھا تھا کہ اس بچی کی گمشدگی کا بہت چرچا ہوا تھا، اور چونکہ میں خبریں دیکھتی رہتی تھی اس لیے مجھے حالات پتہ چلتے رہتے تھے۔ بعد میں جب سکون ہو گیا تو میں نے بھی سکھ کا سانس لیا اور اپنی بچی کی پرورش کرنے لگی۔ کیا تمہیں معلوم ہے زویا بیٹا کہ وہ بچی کوئی اور نہیں بلکہ تم ہو؟ اپنی ماں کے منہ سے یہ انکشافات سن کر میں حیران پریشان رہ گئی۔ مجھے بالکل اس بات کی امید نہیں تھی کہ میری ماں نے مجھے کسی ہسپتال سے چرایا تھا۔ یہ سن کر تو میں صدمے سے چور ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس طرح کا رد عمل دوں، اسی لیے میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہ بات اپنے آپ میں میرے لیے بہت زیادہ پریشان کن تھی، اور اس بات نے مجھے بہت دکھ دیا تھا۔ میرے ماں باپ کے بارے میں سوچ سوچ کر میں پریشان ہو رہی تھی۔ میں نے تو ساری زندگی ان کو ہی اپنا ماں باپ سمجھا تھا، اور اب آ کر پتہ چلا کہ یہ تو میرے ماں باپ نہیں ہے بلکہ کوئی چور اور لٹیرے ہیں جنہوں نے کسی کی گود کو اجاڑ دیا تھا۔ لیکن مجھے یہ حقیقت قبول کرنے میں بہت وقت لگ رہا تھا۔ میں خود میں ہی غمزدہ ہو رہی تھی۔ میں گھر والوں سے بھی اب کھینچی کھینچی رہنے لگی۔ امی ابو کے ساتھ بھی میرا رویہ تھوڑا سا سرد ہو گیا تھا، حالانکہ مجھے انہوں نے بہت محبت سے پالا تھا، میری ہر خواہش پوری کی تھی، لیکن جس طرح انہوں نے مجھے حاصل کیا تھا یہ بات مجھے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ نہ جانے میری ماں کا کیا حال ہوا ہوگا، نہ جانے اس نے کن جتنوں سے مجھے حاصل کیا ہوگا۔ بہت سارے ایسے سوالات تھے جو میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے، اور اب میں اپنے اصل ماں باپ سے ملنے کے لیے بے تاب ہو رہی تھی۔
और फिर एक दिन मैंने अपनी माँ से पूछ ही लिया, अम्मी आपने मुझे पाला पोसा जवान किया, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, लेकिन एक शिकवा है कि आपने मुझे चोरी करके हासिल किया, किसी की गोद उजाड़ कर हासिल किया। ना जाने उन लोगों पर क्या बीती होगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपने असल माँ बाप से मिलूँ। मैं एक बार उन्हें बताना चाहती हूँ कि मैं जिंदा हूँ, सही हाल में हूँ और अच्छे घर में परवरिश पाई है। अम्मी मेरी बात सुनकर रोने लगी। कहने लगी, मुझे नहीं मालूम कि वो कौन थी, मैंने तो उसे देखा ही नहीं था। हाँ, टीवी पर जब ये केस उछाला गया था तब मैंने उसकी शक्ल देखी थी, इसीलिए मुझे थोड़ा थोड़ा उसका चेहरा याद है, लेकिन बाकी वो कहाँ रहती थी, किस इलाके से थी, मुझे कुछ मालूम नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें क्या बताऊं कि तुम्हारे माँ बाप कौन थे और कहाँ पर हैं। अम्मी ने जब मुझे ये कहा तो मैं बेहद परेशान हुई। ताहम मेरे दिल में एक उम्मीद थी कि मैं उस अस्पताल में जाकर वहाँ पर पता करती हूँ, शायद किसी को कुछ याद हो, शायद मेरे अंदराज में मेरे माँ बाप के बारे में पता चल जाए। ये सोच मेरे अंदर एक उम्मीद पैदा कर गई। मैं अगले ही दिन अपने अब्बू के साथ अस्पताल में चली आई, जहाँ से मुझे उन्होंने चुराया था। वहाँ पर काउंटर पर मैंने अपनी तारीख़ पैदाइश के हिसाब से पूछा तो उस लड़की ने कहा कि ये तो बहुत पुराना रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड को निकालना बहुत मुश्किल है और इसके लिए आपको ख़ास तौर पर अस्पताल के इंचार्ज की इजाज़त लेना पड़ेगी। मैं बहुत परेशान हुई क्योंकि मैं एक बहुत उम्मीद के तहत यहाँ पर आई थी, लेकिन अब जब स्टाफ ने साफ साफ कह दिया था कि ये पुराना रिकॉर्ड है और इसे निकालना बहुत मुश्किल है, तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे अब मैं कभी अपने माँ बाप से नहीं मिल सकूंगी। मैं नाउमीदी की कैफियत में एक तरफ जाकर एक बेंच पर बैठ गई। अब्बू इंचार्ज से बात करने के लिए, उसका पता करने के लिए उसके दफ्तर की तरफ चलेगा, जबकि मैं नढाल सी बेंच पर बैठी हुई थी कि अचानक मेरे करीब आकर कोई बैठा। मैंने सर तो नहीं उठाया क्योंकि उस वक्त मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं शदीद परेशान थी। लेकिन कुछ देर के बाद मुझे आवाज़ आई कि परेशान हो, रो क्यों रही हो। मैंने अपने हाथ की पुश्त से आंसू साफ करते हुए उसे देखा। वह खूबसूरत और खुश शक्ल जवान आदमी था। उम्र तकरीबन 25-26 साल होगी और मुस्कुराते हुए चेहरे पर बड़ी खूबसूरत सी नरमी थी। मैंने उसे देखा और कहा कि मैं यहाँ पर किसी की तलाश में आई थी और अब वो मुझे नहीं मिला, इसीलिए ऐसा लग रहा है जैसे मेरी तलाश ख़त्म हो गई हो। मैंने हारे हुए अंदाज में कहा। मेरी बात सुनकर उसने सर हिलाया। कहने लगा कि अगर मैं ये कहूँ कि तुम जिसकी तलाश में यहाँ पर आई हो मैं उसे जानता हूँ, तो क्या तुम मेरी बात का यकीन कर लोगी। उसने कुछ इस अंदाज में कहा कि मैं एकदम सर उठाकर उससे पूछने लगी, तुम्हें कैसे मालूम मैं किसकी तलाश में आई हूँ और मैं कौन हूँ। यूं ही मुझसे फजूल की बातें मत करो, और तुम हो कौन। मैंने एकदम गुस्से में आकर उससे पूछा। तो वो कहने लगा, मैं कौन हूँ इसका जवाब तो मैं तुम्हें बाद में दूंगा, लेकिन ये बात सच है कि जिसकी तलाश में तुम यहाँ पर आई हो मैं उसे जानता हूँ और मैं तुम्हें भी जानता हूँ। मुझे मालूम है कि तुम इसी अस्पताल में आज से 16 साल पहले पैदा हुई थी और यहाँ पर एक जोड़े ने तुम्हें चुरा लिया था। उसके बाद तुम उन्हीं के घर में पली बढ़ी और अब जबकि तुम्हें इस हकीकत का पता चला है तो तुम अपने माँ बाप को ढूंढने के लिए यहाँ पर आई हो। क्या ये बात सच नहीं है। उस आदमी के मुंह से मैं ये बातें सुनकर हैरान रह गई। मेरी इतनी ज़ाती बातें और मेरी ज़िंदगी के बारे में हर पहलू से वो आगाह था। आखिर वो कौन था, ये सोच मेरे अंदर एक खौफ पैदा कर गई। मैंने डरते हुए अंदाज में उससे पूछा कि तुम कौन हो। फिर उसने जो जवाब दिया उसने मेरे पैरों तले से ज़मीन सिरका दी। वो कहने लगा, मैं एक जिन्नज़ात हूँ। उसकी बात सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में खौफ की लहर दौड़ गई। मैं फ़ौरन वहाँ से घबराए हुए अंदाज में उठी और उल्टे पैरों चलती हुई काउंटर की तरफ आ गई और उस काउंटर वाली लड़की से कहा कि वो देखो, वो जो सामने आदमी बैठा है वो मुझे परेशान कर रहा है, न जाने वो कौन है। मैंने घबराए हुए अंदाज में उस लड़की से कहा। तो वो कहने लगी, कौन सा आदमी, कहाँ पर है। मैंने सामने बेंच की तरफ इशारा किया और कहा कि वो देखो सामने बेंच पर बैठा हुआ है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, सफ़ेद लिबास पहना हुआ है। मैंने उससे कहा और अपनी बात पर जोर देते हुए उंगली का इशारा उस तरफ किया। तो वो कहने लगी, नहीं वहाँ पर तो कोई भी नहीं है, बेंच तो खाली है, क्यों मेरा वक्त ज़ाया कर रही हो, जाओ यहाँ से। उस लड़की ने मेरी बात का जवाब देकर मुझे दपटते हुए वहाँ से हटने के लिए कहा और मैं नासमझी की कैफियत में एक तरफ हो गई। मैं अब भी मुसलसल उस बेंच की तरफ देख रही थी जिस पर वो आदमी अब भी बैठा हुआ था। मुझे वहाँ पर खड़े इस तरह पथराई हुई हालत में देखकर अब्बू परेशान हो गए।
पूछने लगे, तुम्हें क्या हुआ है ज़ोया? तुम यहाँ पर इतनी परेशान क्यों खड़ी हो? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और कहा, कुछ नहीं अबू, मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। मैंने खुद को संभालते हुए कहा। तो अबू कहने लगे कि मैंने इंचार्ज का पता किया है, अभी वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन कल सुबह हम यहाँ पर आकर उससे दोबारा बात करेंगे। अबू ने मुझे बताया तो मैं यूं ही गायब दिमागी से सुनती हुई बदस्तूर उस बेंच की तरफ देखती रही। घर आकर भी मेरे दिमाग पर उसी शख्स की बातें सवार रही। उसने जो कुछ मुझसे कहा था सब सच था, लेकिन वो एक जिन जात था, ये बात मुझे बहुत अजीब लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे साथ मजाक कर रहा है, लेकिन वो मेरे साथ क्यों मजाक करेगा? मैं वो सारा दिन खौफजदा हालत में रही। अम्मी अब्बू यही समझ रहे थे कि मैं अपने माँ बाप की तरफ से परेशान हूँ और उनसे ना मिलने की वजह से उदास हूँ, लेकिन दर हकीकत अभी तो मेरे दिमाग पर उस शख्स की बातें सवार थी। अगले दिन सुबह मैं अब्बू के साथ दोबारा अस्पताल चली आई। अब्बू इंचार्ज का पता करने के लिए अंदर चले गए, जबकि मैं आज दूसरी तरफ एक बेंच पर बैठ गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे साथ मजाक कर रहा है, लेकिन वो मेरे साथ क्यों मजाक करेगा? मैं सारा दिन खौफजदा हालत में रही। अम्मी अब्बू यही समझ रहे थे कि मैं अपने माँ बाप की तरफ से परेशान हूँ और उनसे ना मिलने की वजह से उदास हूँ, लेकिन दर हकीकत अभी तो मेरे दिमाग पर उस शख्स की बातें सवार थी। अगले दिन सुबह मैं अब्बू के साथ दोबारा अस्पताल चली आई। अब्बू इंचार्ज का पता करने के लिए अंदर चले गए, जबकि मैं आज दूसरी तरफ एक बेंच पर बैठ गई। लेकिन मेरे बैठने के कुछ देर के बाद ही वो दोबारा चला आया। उसे देखकर मैं खौफजदा हो गई। ताहम मैंने थूक निकलते हुए उससे कहा कि तुम फिर से आ गए हो? तो वो कहने लगा, हाँ मैं फिर से आ गया हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के बारे में बताना चाहता हूँ, लेकिन तुम मेरी बात मानने और सुनने को तैयार ही नहीं हो। उस शख्स ने कहा तो मैंने ज़रा ज़िद होते हुए उसे कहा कि ठीक है, बताओ मुझे कहाँ है मेरे माँ बाप? तो वो कहने लगा कि तुम्हारी अम्मा का इंतकाल हो गया था जब तुम पैदा हुई थी, तो तुम्हारे गुम होने के बाद वो बहुत ज़्यादा रोने लगी। उनकी हालत बद से बदतर होती गई। फिर एक दिन इसी तरह उन्हें हार्ट अटैक हो गया और उनका इंतकाल हो गया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की कब्र पर ले चलता हूँ, तुम खुद देख लेना। और तुम्हारे अब्बा उसी घर में रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उनका पता भी बता देता हूँ। उस जिनजात ने मुझसे कहा तो मेरा दिल दुख से भर गया। मैंने उसे कहा कि ठीक है, तुम मेरे अब्बा का पता बता दो, मैं खुद उनसे मिल लूँगी। उसके बाद उसने जो मुझे पता बताया मैंने उसे जहन नशीन कर लिया। इतनी देर में अब्बू भी वापस आ गए और मुझे कहने लगे कि इंचार्ज से पुराना रिकॉर्ड निकलवाने की बात पक्की हो गई है। वो आज ही सारा रिकॉर्ड छान देगा और फिर तुम्हारे घर का पता निकाल देगा। मैंने उसे कुछ रकम दी है, इसलिए काम जल्दी हो जाएगा। अब्बू ने कहा तो मैंने उनसे कहा कि अब्बू अब उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरे घर का पता मिल गया है। यहाँ पर ही एक मेहरबान शख्स ने मेरी मदद कर दी है, अब हम वहीं पर चलते हैं। मैंने अब्बू को कहा तो वो हैरत ज़दा रह गए। कहने लगे, तुम्हें ज़रूर किसी ने बेवकूफ़ बनाया होगा। आखिर इतने सालों बाद ऐसा कौन है जिसे तुम अभी भी याद हो और तुम्हारे घर वालों का भी पता याद हो? ये सिर्फ तुम्हें किसी ने बेवकूफ़ बनाया होगा, अब्बू ने यकीन से कहा। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि नहीं अब्बू, जिसने भी मुझे बताया है वो सब सच है और वो शख्स झूठ नहीं बोल रहा। मेरे अब्बू ने दूसरी शादी कर ली है। मेरी अम्मी मेरे गुमशुदा होने के कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गई थी। मुझे अपने असली बाप से मिलना है और अम्मी की कब्र पर जाना है। मैंने अब्बू से कहा तो अब्बू ना समझी के आलम में मेरे साथ चलते हुए आ गए। फिर मैंने उन्हें रास्ता बता दिया और वो गाड़ी उसी रास्ते की समत ले गए। मेरा दिल उस वक्त तेज़ तेज़ धड़क रहा था। मैं 16 साल में पहली बार अपनी असल माँ बाप से मिलने के लिए जा रही थी। उस वक्त बहुत ज़्यादा पुरजोश थी, लेकिन दिल में एक डर और खदशा भी था। ऐसा लग रहा था जैसे ना जाने वो मुझे अपनाएंगे भी या नहीं, ना जाने उन्हें मैं याद भी होंगी कि नहीं। दिल में अजीब तरह के वसवसे चल रहे थे। इतनी देर में अब्बू ने ब्रेक लगाई तो मैंने चौंक कर देखा। सामने ही एक बड़ा खूबसूरत सा घर नजर आ रहा था। अब्बू ने इशारा किया तो मुझे समझ लग गई कि यही वो मंजिल है जिसे मैं ढूंढ रही थी। मैं आहिस्ता से गाड़ी से नीचे उतर आई, उस घर की बेल बजाई। पहले तो कितने लम्हे खुद पर काबू पाने में लग गए। फिर जब किसी लड़के ने दोबारा दरवाज़ा खोला तो मैंने उससे इस घर के सरबराह का नाम लेकर पूछा तो वो मुझे अंदर ले आया। सामने ही मेरा असल बाप मौजूद था। उन्हें देखकर इस बात में कोई शक नहीं रहा कि वही मेरे असल बाप हैं, क्योंकि मेरी और उनकी शक्ल बहुत मिलती जुलती थी। उन्होंने भी हैरत से मेरी तरफ देखा। पूछने लगे, हाँ बेटा, आपको किससे मिलना है?
जब मैंने उनसे अपना तारुफ करवाया और बताया कि मैं वही बच्ची हूँ जो अस्पताल से चोरी हो गई थी, तो वो मेरे गले लग कर बेतहाशा रोने लगे। मेरे भी कब के रुके हुए आंसू बहने लगे और फिर कुछ देर के बाद हम खुद पर काबू पाकर कुर्सियों पर बैठे तो मैंने अपने अब्बू का तारुफ करवाया और कहा कि ये मेरे अब्बू हैं जिन्होंने मुझे पाला पोसा। जब अस्पताल से मुझे एक नर्स ने अगवा किया तो इन्होंने ही मुझे उससे बचाया था, लेकिन इनको नहीं पता था कि मेरे माँ बाप कौन है। इसीलिए ये मुझे अपने घर ले गए और इन्होंने मुझे अपनी औलाद से भी ज़्यादा अच्छी परवरिश दी है। मैंने सारा इल्ज़ाम किसी नादीदा नर्स पर रख दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे माँ बाप मेरे पालने वाले माँ बाप को बुरा भला समझे। अब्बू ने उनका बहुत शुक्रिया अदा किया, कहा कि जिस तरह उन्होंने मेरा ख्याल रखा, मेरी परवरिश की, इस तरह तो कोई सगा भी ना करता। हम कितनी देर वहाँ पर बैठे बातें करते रहे। फिर मैंने अब्बू से कहा कि मुझे अम्मी की कब्र पर जाना है, तो अब्बू मुझे अपने साथ अम्मी की कब्र पर ले आए। वहाँ अम्मी की कब्र को देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं वहीं ज़मीन पर बैठ गई। अब्बू तो फातिहा करके गोरकिन के पास चले गए और मैं वहीं पर अम्मी की कब्र से लिपट कर रोने लगी। इतने में मुझे अपने करीब किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, तो मैं यही समझी कि अब्बू वापस आ गए होंगे। लेकिन जब मैंने सर उठा कर देखा तो यहाँ पर वही जिन ज़ात खड़ा था। हैरत की बात यह थी कि अब उसे देखकर मुझे खौफ महसूस नहीं हुआ। मैंने उसे देखा और दोबारा अम्मी की कब्र से लिपट कर रोने लगी। वो फिर मेरे करीब बैठ गया, मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे जैसे दिलासा देने लगा। ताहम उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी, बहुत ज़्यादा गमगीन थी। कुछ देर के बाद जैसे ही मैंने कब्र से सर उठाया तो उसने मेरी आंखों से बहते आंसू साफ किए। कहने लगा, बस करो, इस तरह तुम्हारी अम्मी को तकलीफ होगी और मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया था कि तुम रोती रहो। अब तो उन्हें गुजरे हुए इतने बरस हो चुके हैं, तुम उनके लिए दुआ करो। उस जिनजात ने मुझसे कहा तो मैंने सर हिला दिया। दोनों हाथ उठाकर अम्मी की मग़फ़िरत के लिए दुआ करने लगे। दुआ करने के बाद मैंने उसका शुक्रिया अदा किया जिसने मुझे मेरे अपनों से मिलवा दिया। तो वो कहने लगा कि इसमें शुक्रिया की क्या बात है, मुझे तुम्हारी मदद करके बहुत खुशी हुई है। उसके लहजे से वाकई खुशी जाहिर हो रही थी। ताहम मेरे जहन में कुछ ख्याल आया, तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अपने माँ बाप को ढूंढ रही हूँ और वहाँ अस्पताल में आई हूँ? तुम भी ये सब कुछ कैसे जानते थे? मैंने अचानक उससे पूछ लिया तो उसने कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे कि सामने से आते मेरे अब्बू को देखकर चुप कर गया। उन्हें देखकर मैं भी थोड़ा गड़बड़ा गई, फ़ौरन उठ खड़ी हुई। हालांकि मुझे भूल गया था कि वो जिन ज़ात तो सिर्फ मुझे दिखाई देता है, अब्बू को तो वो नज़र भी नहीं आएगा। लेकिन फिर भी मेरे चेहरे पर घबराहट देखकर अब्बू पूछने लगे, क्या हुआ ज़ोया बेटा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? तो मैंने यही कहा उन्हें कि कुछ नहीं अब्बू, बस यूं ही अम्मी के बारे में सोचकर दिल भर आया था। मैंने कहा और फिर अपने अब्बू के साथ वापस घर चली आई। घर पर मेरी वो माँ जिसने मुझे दिन रात अपनी मोहब्बत से पाला था, वो मेरी मुंतज़िर थी, मुझसे माफ़ी की ख्वाहां थी। ताहम मैंने उन्हें दिल से माफ़ कर दिया था, क्योंकि वो खुद इस बात से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी और मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरी तरफ से भी इस दुनिया से तकलीफ़ लेकर जाए। इसीलिए मैंने उन्हें खुले दिल से माफ़ कर दिया। आगे बढ़कर फ़ौरन उन्हें सीने से लगा लिया। कुछ देर के बाद मैंने उन्हें आज के दिन के होने वाले सारे वाक़यात के बारे में बताया, जिसे सुनकर वो खुद बहुत हैरान हुई। कहने लगी कि तुम कितनी खुशकिस्मत हो, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप मिल गए। हालांकि जीते जी ऐसा मुमकिन नहीं था, लेकिन फिर भी तुम्हारी लगन सच्ची थी कि तुम उन तक पहुंच गई। अम्मी ने कहा तो मैंने सर हिला दिया, लेकिन दिल ही दिल में मैंने उस जिन ज़ात का शुक्रिया अदा किया जिसने मेरी इतनी मदद की थी। आज के दिन ने मुझे बहुत ज़्यादा थका दिया था। सारा दिन एक जज्बाती तौर पर थका देने वाला था। मैं आज खुश थी कि मैंने अपने माँ बाप को ढूंढ लिया और इस बात से भी खुश थी कि अब्बू से मुलाकात हो गई। अम्मी तो इस दुनिया से गुजर चुकी थी, लेकिन फिर भी उनकी कब्र पर जाकर मैं उनसे मिल सकी और अपना गम हल्का कर लिया। मैं आज हल्की फुल्की सी हो गई थी, ताहम दिल में एक कसक सी थी कि अगर क्या ही अच्छा होता जो मैं अपने माँ बाप के साथ ही रहती, जो बीच में इस तरह के हालात ना होते। शायद मेरी अम्मी ज़िंदा रहती। जब घर में मैं अम्मी के मर जाने का बताया तो मेरी पालने वाले दोनों माँ बाप बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुए और बाकायदा उन्होंने मुझसे इस चीज़ की माफ़ी मांगी। लेकिन मैंने पहले ही उन्हें खुले दिल से माफ़ कर दिया था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ औलाद पाने के लिए ये सब कुछ किया था। अगर लोगों ने उन्हें तंग ना किया होता और उनको इतना शर्मिंदा ना किया होता तो शायद वो ये कदम उठाने पर मजबूर ना होते।
कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। मैं अब अक्सर अपने असली माँ बाप से मिलने के लिए चली जाती थी। वो भी मेरे पास आ जाते थे। हालांकि उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे साथ मेरे घर पर रहो, लेकिन मैंने उनकी ये बात मानने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं अपने इन्हीं माँ बाप से ज़्यादा अटैच हूँ और इनको अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मेरे अब्बू ने भी मेरी इस ख्वाहिश का एहतराम किया और खामोश हो गए। उन्हीं दिनों में चूंकि अम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी, तो अम्मी ने घर में मेरी शादी का शोशा छोड़ दिया। कहने लगी कि बेशक अभी ये कम उम्र है, लेकिन कम से कम इसकी मंगनी तो कर ही सकते हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कोई मुनासिब सा रिश्ता देखकर ज़ोया की बात पक्की कर दी जाए। वो दोनों इस बात पर तैयार थे और उन्होंने मेरे असली माँ बाप से भी इस बात की इजाज़त ले ली, तो उन्होंने भी खुशी खुशी इजाज़त दे दी। अब घर में मेरे रिश्ते के सिलसिले में एक नई गहमा गहमी शुरू हो गई और यूं सबकी मुशावरत से एक रिश्ता फाइनल कर लिया गया। लड़का सरकारी मुलाजिम था और उसकी बस 2 बहनें थीं। लड़का इकलौता था। यूं ये रिश्ता खुशी खुशी तय कर लिया गया। ताहम जैसे ही मंगनी हुई, कुछ अरसे के बाद एक दिन लड़के की माँ घर पर आई। कहने लगी कि लड़की तो चूंकि आपने सिर्फ पाली है, तो क्या आप इसे जायदाद में से हिस्सा देंगे? मेरे माँ बाप उनकी ये बात सुन के हैरान रह गए। एक दूसरे की तरफ उन्हें देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि इस बात का क्या जवाब दें। ताहम अम्मी ने उन्हें कहा कि हमारा जो कुछ भी है वो सब कुछ ज़ोया का है और ज़ोया से बढ़कर हमें कुछ अजीज़ नहीं है। मेरी होने वाली सास खामोश हो गई। कुछ देर के बाद कहने लगी कि ज़ोया का जो असल बाप है, तो क्या वो भी इसे अपनी जायदाद में से हिस्सा देगा? मेरी सास की ये बात सुनकर अब की बार अम्मी को गुस्सा आ गया। वो कहने लगी कि वो ज़ोया को हिस्सा दे या ना दे, ये उनकी मर्जी है। ना तो हम उनसे कुछ मांगेंगे और ना ही कुछ कहेंगे। ज़ोया हमारी बेटी है, इसे हमने पाला है और इसकी हर चीज़ की जिम्मेदारी हमारी है, इसीलिए उनसे कोई उम्मीद नहीं करेंगे। अम्मी ने साफ और वाज़े अल्फाज में मेरी होने वाली सास से कह दिया, तो वो खामोशी से चली गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये बात बाद में इतने बुरे तरीके से सामने आएगी और उनका ये मुतालिबा होगा कि मैं अपने असल बाप से भी हिस्सा मांगूं। हुआ कुछ यूं था कि मेरे मंगेतर ने घर पर फ़ोन करके मुझसे बात करने की ख्वाहिश का इजहार किया, तो अब्बू ने इजाज़त दे दी कि चलो कभी कभी बात करने में कोई हर्ज नहीं है। मैंने जब उनसे बात की तो उनका एक ही मुतालिबा था कि वो ये चाहते हैं कि मैं अपने असल बाप से भी जायदाद का हिस्सा लूँ और इसके अलावा अपने इन माँ बाप से भी जितना हो सकता है समेट लूँ। इसकी वजह यह है कि वो हमारे काम आएगा, हमारे मुस्तकबिल में हमारे बच्चों के काम आएगा। मैं उनकी बातें सुनती रही। दिल ही दिल में मुझे शदीद गुस्सा आता रहा। ताहम मैंने उनके सामने कुछ नहीं कहा और मैं अपने अम्मी अब्बू से साफ साफ कह दिया कि ये लोग बहुत लालची हैं, हर चीज़ में ये लोग पैसा देखते हैं, मुझे यहाँ पर शादी नहीं करनी। मैंने साफ साफ मना कर दिया। अम्मी अब्बू को भी इस बात का चूंकि अंदाज़ा था, इसीलिए वो भी खामोश हो गए। लेकिन वो नहीं चाहते थे कि इस तरह मंगनी टूटे, क्योंकि इस तरह ज़माने के सामने बहुत ज़्यादा रुसवाई होती है। इसलिए अम्मी अब्बू यही चाहते थे कि किसी तरीके से ये रिश्ता कायम रह जाए। लेकिन उसी रात जब मैंने इस रिश्ते के हवाले से फ़ैसला सुनाकर जब मैं कमरे में आई, तो देखा कि सामने वही जिन ज़ात खड़ा था। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। वो आज काफ़ी दिनों के बाद मुझे नज़र आया था। वो ना जाने कहाँ पर गायब था। मैंने उससे पूछा भी कि तुम कहाँ थे, आज बहुत दिनों के बाद आए हो। मैं तो ढंग से तुम्हारा शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकी। मैंने उसे कहा तो वो कहने लगा कि मैं थोड़ा मसरूफ़ था, बस इसीलिए नहीं आ सका। तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। उसने मुझसे पूछा तो मैंने उसे कहा कि हाँ परेशान तो हूँ, लेकिन तुम्हें पता तो होगा कि मैं क्यों परेशान हूँ। मैंने उसे कहा तो वो कहने लगा हाँ मैं जानता हूँ तुम क्यों परेशान हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुमने इस रिश्ते से इनकार कर दिया है, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। उसने मुझसे कहा तो मैं खामोश होकर उसे देखने लगी। वो एक बहुत खूबसूरत और जवान लड़का था। अगर कोई ये ना जानता कि वो एक जिनज़ादा है तो कभी भी इस बात पर यकीन नहीं करता। मुझे भी अगर वो खुद ना बताता तो मैं भी शायद ये बात कभी नहीं मानती। वो एक जवान आदमी था और किसी भी लड़की को उससे आसानी से मोहब्बत हो सकती थी। मैं उसकी तरफ देखते हुए सोच रही थी कि अचानक उसने मेरे चेहरे के आगे चुटकी बजाई। कहने लगा क्या हुआ? मैंने चौंकते हुए कहा कुछ नहीं, बस यूं ही कुछ सोच रही थी। वो चंद लम्हे मेरी तरफ देखता रहा, फिर वहाँ से चला गया। न जाने क्यों उसके जाने से मुझे उदासी सी हो रही थी। मैं सुस्ती से अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। अगले दिन मेरी अम्मी ने मेरी सास को बुलवा कर
मेरी मंगनी का सामान वापस कर दिया और इस रिश्ते से इनकार कर दिया। उनकी तो हवाइयाँ ही उड़ गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अम्मी इतना बड़ा कदम उठा लेंगी, लेकिन अम्मी ने उनसे कहा कि मुझे ये रिश्ता किसी सूरत नहीं करना। जिस तरह आप लोग अब लालच दिखा रहे हैं, कल को जब हमारी बच्ची रुखसत होकर आपके घर चली आई तो न जाने आप क्या कुछ करेंगे। इसलिए इस रिश्ते को हमारी तरफ से ख़त्म समझे। अम्मी ने वो रिश्ता ख़त्म कर दिया। मेरी सास अम्मी को समझाने लगी, लेकिन अब की बार अम्मी नहीं मानी और यूं मेरी मंगनी ख़त्म हो गई। अब मैं आज़ाद थी और खुश थी। मुझसे ज़्यादा खुश कोई और भी था, और वो कोई और नहीं बल्कि वही जिनज़ादा था। जैसे ही मेरी मंगनी ख़त्म हुई, वो फिर से मेरे कमरे में मौजूद था। कहने लगा, तुमने बहुत अच्छा किया, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। बजाय इसके कि तुम एक बुरा रिश्ता सारी ज़िंदगी के लिए अपने गले का तौक बना लेती, तुमने उसे मना कर दिया। बहुत अच्छा किया। वो बाकायदा इस बात में मेरी तारीफ़ कर रहा था और मैं खुद भी बहुत खुश थी। वो चंद लम्हे खड़ा मुझे देखता रहा। उसके इस तरह देखने पर मुझे कुछ अजीब सा होने लगा। मैंने उससे नज़र चुरा ली तो वो कहने लगा, तुमने उस दिन मुझसे पूछा था कि मुझे तुम्हारे बारे में ये सब कैसे मालूम है, मैं तुम्हें कैसे जानता हूँ, और फिर तुम्हारे घर वालों के बारे में तुम्हें कैसे बताया। तो मैं आज तुम्हें इस बात का जवाब देता हूँ। ये तब की बात है जब तुम पैदा हुई थी। मैं तुम्हारे रोने की आवाज़ सुनकर उस कमरे में आया था। मैंने देखा तो तुम इतनी खूबसूरत, छोटी सी, प्यारी सी बच्ची थी। मेरा दिल बेख्तियार तुम्हें प्यार करने को किया। मैंने तुम्हें प्यार किया भी था। मैं कितनी देर तुमसे खेलता रहा, लेकिन फिर वहाँ से चला गया। और उस दिन जब तुम दोबारा अपने माँ बाप को ढूंढने के लिए आई तो तब मैंने तुम्हें दोबारा वहाँ पर देखा। तुम्हें देखते ही मैंने पहचान लिया था। इसी वजह से मैंने तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के बारे में बताया। उस दिन भी तुम रोती हुई मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मेरा दिल बेइख्तियार किया कि मैं तुमसे बात करूं, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आकर बैठ गया। फिर मैंने तुम्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। मैं जानता था कि तुम बहुत हैरान होगी। ये भी जानता था कि अगर मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप का नहीं बताऊंगा तो तुम्हें कभी कहीं से पता नहीं चलेगा। मैं नहीं जानता कि ये सब क्या है, लेकिन तुम मुझे अच्छी लगती हो। उस जिनज़ाद ने अपनी मोहब्बत का एतराफ़ बड़े सादा से अंदाज में किया। ताहम मैं खामोश हो गई और उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरा दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा था। वो चंद लम्हे खड़ा मेरी तरफ देखता रहा, फिर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद मैं एकदम अपने बेड पर गिर सी गई, क्योंकि मुझे उस वक्त बार बार उस जिनज़ाद का ख्याल आ रहा था। मैं मानती हूँ कि वो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। मैं ये भी मानती हूँ कि वो बहुत खूबसूरत था, लेकिन हम दोनों का साथ मुमकिन नहीं था। हम दोनों एक नहीं हो सकते थे। वो एक जिनज़ाद था, मैं एक आदमज़ाती। हम दोनों का मिलाप मुमकिन ही नहीं था। ये सब सोचकर मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। अब मैं उठकर बाहर सहन में आ गई और टहलने लगी। कुछ देर खुली हवा में सांस लेने के बाद मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई तो मैं वापस अंदर चली गई, लेकिन मुझे अभी भी उस जिनज़ाद की कही हुई बातें याद आ रही थी। जाने ये कब तक मेरे दिल में यूं ही चलती रहती। इसीलिए मैंने एक कागज़ और कलम पकड़ा और उस जिनज़ाद के नाम एक ख़त लिखा। प्यारे जिनज़ाद, जिस तरह तुमने मेरी मदद की, जिस तरह तुमने मेरे घर वालों से मुझे मिलवाया, मुझे मेरी शनाख्त पहचानने में मदद दी, मैं उसके लिए तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी मदद के बगैर ये मुमकिन ना होता कि मैं अपने माँ बाप के बारे में जान सकती। मैं जानती हूँ कि तुमने बेलौस होकर मेरी मदद की थी, लेकिन फिर ना जाने कैसे तुम्हारा दिल बीच में आ गया और तुम मुझसे मोहब्बत करने लगे। मैं जानती हूँ तुम्हारी मोहब्बत खालिस है और बेलौस है, लेकिन तुम्हें मालूम है कि ये मोहब्बत सिर्फ दिल में रखने के लिए ही तुम मुझसे अपना हाल दिल कह गए। लेकिन तुम जानते हो कि हम दोनों के बीच एक ऐसी दीवार है जिसे हम चाह कर भी नहीं तोड़ सकते। मैं एक आदमज़ादी हूँ और किसी भी जिनज़ात से ना तो शादी कर सकती हूँ, ना ही अपना घर बसा सकती हूँ। तुम जानते हो कि हम कभी एक नहीं हो सकते। इसलिए आज मैं तुम्हें ख़त लिख कर इस बात की आगाही दे रही हूँ कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते थे तो मैं भी तुम्हें पसंद करती थी। तुम उस रास्ते में अकेले नहीं थे, लेकिन ये भी सच है कि हमारा रास्ता एक हो नहीं सकता, ना ही मंजिल। इसीलिए आज के बाद शायद कभी हमारी बात ना हो पाए, क्योंकि तुम मुझसे नाराज़ होकर गए हो। लेकिन जब कभी भी तुम आए और ये ख़त पढ़ा तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा दिल भी मुतमईन हो जाएगा। आखिर में तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरा बहुत साथ दिया।
अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़। मैंने वो ख़त लिख कर उसे फोल्ड करके वहीं टेबल पर छोड़ दिया। खुद आकर अपने बिस्तर पर लेट गई। अब मेरा दिल कदरे मुतमईन था। मैं इसी तरह आंखें मूंदे हुए सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो सबसे पहले उठकर मैं मेज़ की तरफ आई। उस खत की तरफ देखा तो वो खत अब वहाँ मौजूद नहीं था। मेरा दिल मुतमईन हो गया क्योंकि मुझे पता चल गया था कि वो खत जिसके लिए मैंने लिखा था उस तक पहुँच गया था। आज इस वाक़े को गुज़रे 10 साल हो चुके हैं और मैं एक 26 साल की जवान लड़की हूँ। मैं अब अपने घर वाली हो गई हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। मैं अपने घर में बहुत खुश और मुतमईन हूँ। मेरा शौहर मेरा बहुत ख्याल रखता है और मेरे बच्चे मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मुझे जिस जोड़े ने पाला था, मेरी अम्मी का भी इंतकाल हो गया। अब्बू अब बहुत बीमार रहते हैं। मैं कभी कभी उनसे मिलने के लिए जाती हूँ, जबकि मेरे असली अब्बू भी कभी कभी मिलने के लिए आते रहते हैं। ज़िंदगी काफ़ी हद तक पुरसकून हो चुकी है, लेकिन फिर भी इस सब के दौरान मुझे अक्सर उस जिन ज़ात की याद आती है। तो मैं सोचती हूँ कि ना जाने वो कैसा होगा, कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा। दोबारा कभी वो मुझे दिखाई नहीं दिया, हालांकि मुझे उम्मीद थी कि जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन वो ज़रूर आएगा, लेकिन वो तो उस दिन भी नहीं आया। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आया। कुछ और वक्त इसी तरह गुजर गया कि एक दिन जब मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी, मेरे शौहर का फ़ोन आया कि अभी तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। तो इसीलिए मैं उठने की हिम्मत ही कर रही थी कि इतने में दरवाजे पर बेल हुई। इस वक्त चूँकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए किसी की भी आमद मुझे बहुत बुरी लग रही थी, लेकिन फिर भी गिरती पड़ती उठकर गई और जाकर दरवाज़ा खोला तो एक कुरियर वाला खड़ा था। उसके हाथ में एक बड़ा सा डब्बा पकड़ा हुआ था। मेरा नाम पूछकर उसने वो कुरियर मेरे हवाले कर दिया। मुझे हैरत हुई क्योंकि आज तक मुझे कभी कहीं से कोई तोहफा नहीं आया था। माँ तो थी ही नहीं और कोई सहेली भी नहीं थी। शौहर साथ ही होते हैं, फिर न जाने ये तोहफा कहाँ से आया है और किसने भेजा है। मैं उस वक्त अपनी तबीयत खराबी भी भूल गई और फटाफट से उस डब्बे को निकाल कर देखा। उस डब्बे में सबसे ऊपर 2 कागज़ रखे हुए थे, लेकिन नीचे एक मखमली डब्बा था। उस डब्बे के अंदर एक बहुत प्यारा हार था। उस हार के अंदर एक मोती लगा हुआ था जो कि थोड़े थोड़े फासले पर मौजूद था। वो हार देखने में बहुत खूबसूरत और कीमती था। मैं हैरान रह गई क्योंकि मुझे आज तक किसी ने इतना महंगा तोहफा नहीं दिया था। तो फिर ये तोहफा कहाँ से आया? मैंने जल्दी से वो दोनों कागज़ खोले। उनमें से एक वो ख़त था जो मैंने उस जिन ज़ात के नाम लिखा था, दूसरा वो ख़त था जो उसने मुझे लिखा था। उसका भेजा हुआ ख़त मैं पढ़ने लगी। उसने लिखा था, अच्छी लड़की, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश और मुतमईन हो। अब तक तो शायद तुम मुझे भूल भी चुकी होगी। मैं जानता हूँ कि तुमने उस वक्त अक्लमंदी से फ़ैसला किया था। तुमने अपने दिल की नहीं सुनी। अगर तुम दिल की सुनती तो शायद इस वक्त हालात मुख्तलिफ होते। इसीलिए मैं दोबारा कभी तुम्हारी ज़िंदगी में दखल देने के लिए नहीं आया। तुम्हारा भेजा हुआ ख़त मेरे लिए काफ़ी था। मैं दिन में कई कई बार उसे पढ़ता और मुतमईन हो जाता, लेकिन अब इतने अरसे के बाद मुझे ऐसे लगता है जैसे मुझे खुद को तुम्हारी मोहब्बत से आज़ाद कर लेना चाहिए। मैं जानता हूँ कि ये मुमकिन तो नहीं है, लेकिन मैं अपनी सी कोशिश करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत की निशानी के तौर पर ये एक छोटा सा हार तोहफे में भेज रहा हूँ। ये मैंने खुद तुम्हारे लिए बनाया था। मैं ये तुम्हें अपने हाथों से देना चाहता था, लेकिन ये मुमकिन नहीं हुआ। चलो अब ऐसे ही सही, और इसके साथ ही मैं तुम्हें तुम्हारा ही लिखा हुआ ख़त भी भेज रहा हूँ, क्योंकि अब आज के बाद मैं तुम्हारी मोहब्बत से आज़ाद हूँ। मैं अब इस ख़त को और नहीं पढ़ना चाहता। मुझे आज़ाद कर दो, फ़कत एक मेहरबान। मैंने हैरत से उन दोनों खतूत को देखा और डब्बे में मौजूद उस हार को देखा। उस जिन ज़ात ने खुद तो आज़ादी हासिल कर ली, लेकिन मेरे पैरों में फिर से मोहब्बत की बेड़ियाँ डाल गया था। ये हार और ये ख़त मोहब्बत की बेड़ियाँ ही तो थीं। मैं उस हार पर उंगली फेर रही थी और मुझे उसकी मोहब्बत महसूस हो रही थी। ये हार मुझसे कह रहा था कि मैं चाहूँ भी तो उसकी मोहब्बत से खुद को आज़ाद नहीं करवा सकती।